नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बालसमंद हिसार हरियाणा से बीए द्वितीय वर्ष के छठे सेमेस्टर की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में आशा का अंत निबंध का के व्याख्या आरंभ की थी। हमने कुछ गद्यांश तक हमने व्याख्या कर ली थी। इसके पश्चात आज हम दोबारा से शुरू करेंगे। पृष्ठ संख्या 4, दूसरा पैरा। माई लॉर्ड हमने कल की कक्षा में हमने पढ़ लिया था। इससे पहले आगे हम आज शुरू करने जा रहे हैं कि माई लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। यहाँ पर प्रसंग हम लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में संकलित आशा का अंत निबंध में से लिया गया है। आप इसी प्रकार से प्रसंग लिखते जाएंगे। माई लॉर्ड, हे मेरे प्रभु, हे मेरे महाराज। वो लॉर्ड कर्जन को, वायसराय को व्यंग्यपूर्ण शब्दों में संबोधित करते हुए कहता है कि इस देश का नमक यहाँ के जलवायु का साथ देता है, और इस देश का जो नमक है वो इसी जलवायु से बना होता है, इसी जलवायु से बना है, और उसी जलवायु का वो साथ देता है, क्योंकि इसी जलवायु से उसका आविर्भाव होता है, उसी जलवायु से उसका जन्म भी होता है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही और उसका प्रभाव भी साथ साथ होता रहता है। जब जब जलवायु का प्रभाव होता है तो वो नमक भी नमकीन बना देता है, उसका अपना प्रभाव वो दिखाता है। वह पहले विचार बुद्धिक होता है। जब किसी के ऊपर इस देश की जलवायु का प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहले वह उस व्यक्ति के विचारों को, उसके सोचने की शक्ति को, उसकी बुद्धि को वो खोता है, अर्थात उसे नष्ट कर देता है, क्षीण कर देता है। पीछे दया और सहृदयता को भगाता है, और उसके बाद पीछे मतलब उसके बाद जो उस व्यक्ति में दया होती है, दया भाव जो होता है, सहृदयता होती है, लोगों के प्रति जो उसके कोमल भाव होते हैं, उन सभी को वो दूर भगा देता है, नष्ट कर देता है, और उदारता को हजम कर जाता है। और उदारता को दूसरे लोगों के प्रति भलाई करने की जो भावना व्यक्ति के अंदर होती है, इस जलवायु का प्रभाव होते ही वो उस उदारता को भी नष्ट कर जाता है, हजम कर देता है, समाप्त कर देता है। अंत को आँखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोककर, कान में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटते फिरना है, और उसके मुंह खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। और जब इस जलवायु का प्रभाव होता है तब सबसे पहले उसकी बुद्धि और विचारों को नष्ट कर देता है, उसके बाद में उसकी दया और सहृदयता को भी वो समाप्त कर देता है, और किसी व्यक्ति के अंदर पनप रही दूसरों के प्रति सेवा भावना को, भलाई के विचारों को भी नष्ट कर देता है। और उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर इस जलवायु का ऐसा प्रभाव होता है जैसे कि आंखों पर पट्टी बांध देता है यह जलवायु, और कानों में जैसे कुछ रुई वगैरह, कुछ ठीठे मतलब कुछ रुई या ऐसा कोई बंधा उसके कानों में लगा देता है, और कान में नाक में नकेल डालकर, नाक में जो नकेल जिस प्रकार से पशुओं के वो जो डोरी डालते हैं, और आदमी को जिधर तिधर इधर उधर वो यह जलवायु अपने प्रभाव में लेकर के उसे घसीटती रहती है, फिराती रहती है, घुमाती रहती है, और उसके मुंह खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। और उसी व्यक्ति के मुंह के द्वारा सरेआम सभी लोगों के सामने उसी देश की निंदा करवाता है, जिस देश के वो खाना दाना पानी खाता है, उसी देश की वो निंदा करवाना शुरू कर देता है। ऐसी जलवायु होती है इस देश की। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी सेखी मारते जाना। और इस जलवायु का सबसे बड़ा प्रभाव यह भी होता है कि वह उस व्यक्ति के मन में यह प्रभाव छोड़ देती है, यह प्रभाव बिल्कुल जमा देती है कि जिस देश का खाना होता है उसी देश की खूब निंदा करो और अपनी सेखी मारते जाना, और अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके कहना। हम लोग भी उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं है। उस जलवायु का, उस नमक का हमारे ऊपर भी प्रभाव है। हम उससे अलग नहीं हैं, पर हमारी हड्डियाँ उसी में बनी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के ऊपर तो, बाहर के लोगों के ऊपर तो उस जलवायु का असर होता है, लेकिन हमारे ऊपर असर तो होता ही है। साथ में हमारी जो हड्डियाँ हैं, हमारा जो हमारे एक एक
खून का कतरा है, रोया रोया है, वो इसी जलवायु, इसी वातावरण में पैदा होकर बना है, इसी से बना हुआ है। इसी कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमक की क्या तासीर है, और हम इस देश के जो नमक की, इस जलवायु की, वातावरण की, आबो हवा की तासीर को, उसके प्रभाव को समझ जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। हमें पता होता है कि इस देश की जलवायु जो है, नमक जो है, वो क्या क्या प्रभाव कर सकते हैं, लोगों से क्या क्या काम करवा सकते हैं। हम लोग खूब जानते थे कि श्रीमान कहीं दूसरी बार भारत में आ गए तो एकदम नमक की खानी में जाकर नमक हो जाएंगे। हम लोग ये भी समझते थे कि जब आप पहले एक बार आ चुके हो और हमने आपके प्रभाव, आपके ऊपर होते हुए इस जलवायु के प्रभाव को देख चुके हैं, और हम ये सोच रहे थे, जो लेखक है वो शिव शंभू के माध्यम से बताता है कि भारत की जनता जो है वो सोच रही थी कि यदि आप दोबारा से इस देश में आ गए तो सांभर झील की तरह उसी झील में आप गिर जाओगे और उसी झील के नमक जैसे आप हो जाओगे। इसी से चाहते थे कि दोबारा आप ना आवे, पर हमारी पेश ना गई। आप आए और आते ही उस नमक की तासीर का फल आपने काउंसिल और कॉन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। और हम चाहते थे कि भारतवासी चाहते थे कि आप दोबारा ना आए, लेकिन आप दोबारा आए, हमारी कोई बात नहीं बनी, हमारी सोच ज़्यादा प्रभावी नहीं हुई। आप आए और आपने आते ही उस जलवायु का फल हमें देखने को मिल गया। आपने जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी वह आपने उसकी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया, और इसका प्रभाव हमें उसी समय पर देखने को मिला। इतने दिन आप सरकारी भेदों को जानने से, अच्छे पद पाने से, उन्नति की बात सोचने से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, अपने स्वत्वों के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से इस देश के लोगों को रोकते रहे। आगे लेखक बताता है कि आपने इतने दिनों तक, आपने 5 साल पहले भी यहाँ पर राज किया, आपने पिछली बार की तरह आपने यहाँ पर सरकारी भेदों को जानने से, आपने भारत की जनता को, देशवासियों को, जो सरकारी भेद है, जो सरकारी रहस्य है, सरकारी कामकाज करने के तरीके हैं, उन सभी को जानने से इस देश की जनता को आपने वंचित रखा, रोके रखा। अच्छे पदों को प्राप्त करने से भी आपने जनता को बाधित किया, उन्नति की बातें सोचने से, और आपने लोगों के मन के ऊपर भी प्रभाव डाला और उन्हें निचले तबके में ही रहने पर मजबूर किया, अर्थात आपने उन्हें ऊंचा नहीं सोचने दिया। सुगमता से शिक्षा लाभ करने से और आसानी से, सुगमता से, अपने सामर्थ्य अनुसार आपने शिक्षा के लाभ को प्राप्त करने से भी आपने जनता को रोके रखा। अपने स्वत्वों के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से भी आपने इस देश के लोगों को रोके रखा। स्वत्व मतलब, स्वत्व क्या होता है? स्वत्व होता है प्रभाव, और पार्लियामेंट में, हमारी पार्लियामेंट लोकसभा में भी आपने लोगों को जाने से रोका, और अपने विचारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति आपने पुकारने से भी अपने लोगों को, भारतवासियों को रोक के रखा। आपकी शक्ति में जो कुछ था वह करते रहे, और आपके प्रभाव में जो कुछ भी था आप अपनी चलाते रहे, पर उस पर भी संतोष नहीं हुआ। भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगे, और आपको उतने से संतोष नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई। आपने भगवान की शक्ति पर भी अपना हाथ चला दिया, अर्थात भारत के लोग जो सत्य के भोगी थे, सत्य के प्रिय थे, सत्य प्रियता उनके अंदर थी, आपने ईश्वर के द्वारा दी गई उस सत्य प्रियता को भी नष्ट करने का आपने प्रयास किया। जो सत्य प्रियता इस देश को सृष्टि के आदि से मिली है, और आपने भगवान की शक्ति और भगवान ने जो भी उन्हें, भारतवासियों को जो दान स्वरूप दे रखा है, आपने उसे भी नष्ट करने का प्रयत्न किया। जो सत्य प्रियता इस देश को सृष्टि के आदि से मिली थी, अर्थात जब से संसार शुरू हुआ उसके आदि से, शुरुआत से ही जो सत्य प्रियता उनकी जुबान पर है वो मिली हुई थी, उसको भी आपने नष्ट करने का प्रयास किया। जिस देश का ईश्वर सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म है, वहाँ के लोगों को सभा में बुला के ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उनके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। और जिस देश के लोग सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात जो सत्य के ज्ञान को ही या ब्रह्म को ही वो सत्य मानते हैं, अनंत ज्ञान उसी ब्रह्म को, उसी सत्य को मानते हैं, उन्हीं लोगों को जैसे विचार हैं इस भारतवासियों के, जो सत्य को सर्वोपरि मानते हैं, जो ब्रह्म को अनंत ज्ञान मानते हैं, उन्हीं लोगों को आपने सभा में बुला करके उन्हें
अपने आप को ज्ञानी अर्थात विद्वान या पंडित जो लोग मानते हैं, ऐसा आपने कहा। विद्वान का चोला पहनकर उनके मुंह पर झूठा और मकार कहने लगे, और आपने उन्हें झूठा, विद्वान का चोला अर्थात विद्वान बने हुए हैं झूठे ही, उनके मुंह पर भी झूठा, मकार ने झूठा, धूर्त, ये सब आपने उस समय पर कहा। विचारिए तो यह कैसे अधःपतन की बात है, और आप सोच कर के देखिए क्या ये कैसी बातें हैं, कैसी ये पतन की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। जिसको श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश और वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा है, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है। और जिसको श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश कहा और वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा है, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि आपने भारतवासियों को तो बुला करके उनके मुंह के ऊपर ही उन्हें झूठा, विद्वान, मक्कार, धूर्त, घमंडी, ये सब आपने शब्द कहे, और लेखक ने कहा कि उनके ऊपर व्यंग्य किया कि आप ये सोच करके देखिए ये कैसा नैतिक पतन है, अधः पतन है, कि जिसको श्रीमान ने, कि जिस देश को आपने आदर्श सत्य का देश कहा, जिस देश को आपने सत्य का आदर्श बताया और वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा और अपने देश के लोगों को सत्यवादी कहा, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है। क्या उस देश का, जो अगर किसी व्यक्ति को यदि नमूना माना जाए, उस देश का किसी को अच्छा व्यक्ति माना जाए, तो क्या वो अच्छे व्यक्ति आप ही हैं, जिस देश को आपने अच्छा आदर्श सत्य का रूप दिया और जिसके लोगों को आपने सत्यवादी कहा, क्या उसका नमूना, उसका प्रतिरूप आप ही हैं। यदि सचमुच विलायत वैसा ही देश हो जैसा आप फरमाते हैं, और भारत भी आपके कथनानुसार मिथ्यावादी और धूर्त हो तो भी देश हो तो भी, तो क्या कोई इस प्रकार कहता है। आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि सचमुच में आपने जो बातें कही हैं कि आपका जो विलायत देश है, आपका जो विदेश है, आपका जो इंग्लैंड है, वो वैसा ही देश हो जिस प्रकार से आप फरमाते हैं, आप कहते हैं, आपने उसे सत्यवादी बताया, और भारत भी आपके कथनानुसार, आपके कहे गए अनुसार मिथ्यावादी हो जाए, झूठा हो जाए, धूर्त हो जाए, नीच हो जाए, तो भी इस प्रकार भी यदि हो तो भी क्या ऐसे आपकी तरह लोगों को मक्कार कहते हैं। क्या ऐसी बातें कोई सरेआम कहता है। गिरे को ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है। जो लोग पहले से ही गिरे हुए हैं, अर्थात भारत पहले से ही पद दलित है, गुलामी में जी रहा था, क्या गिरे हुए को, जो पहले से ही गिरा हुआ कमज़ोर है, क्या उसको और मारना, उसको ठोकर मारना क्या सज्जन, अच्छे लोगों का और सत्य बोलने वाले लोगों का काम है। अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है। आगे यहाँ पर लेखक व्यंग्य करता है कि अपनी सत्यवादिता को और अधिक उजागर करने के लिए दूसरे लोगों को झूठा कहना, मिथ्यावादी कहना क्या आपके सत्यप्रिय या सत्यवादिता या सत्य में रहने वाले लोगों का सबूत है। क्या ऐसे ही सत्यवादी होते हैं जो अपनी सत्यवादिता को, अपने को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ऐसा व्यंग्य लेखक यहाँ पर करते हैं। माय लॉर्ड, जब आपने शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुँचाई है, तो दो एक बातें पूछ लेने में शायद कुछ गुस्ताखी न होगी। यहाँ पर फिर से लेखक कहते हैं कि माय लॉर्ड, हे मेरे प्रभु, हे मेरे शासक, जब आप शासक हो, इस देश के वायसराय हो, आपने अपने उस पद को भूल करके भी इस देश के लोगों के ऊपर, इस देश के लोगों के हृदय को, मन को चोट पहुंचाई है, तो उस समय पर ऐसी अवस्था में यदि मैं आपसे एक दो बातें पूछ लूं तो कोई गलती नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई इसमें भी गुस्ताखी नहीं समझी जाएगी। सुनिए, विजित और विजेता में बड़ा अंतर है। आगे लेखक कहते हैं कि जो विजित है, जिसने किसी को जीत लिया है, जो विजित है, जो हार चुका है, और जो विजेता है, जिसने युद्ध जीत लिया हो या किसी में जीत चुका हो, उसमें दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। जो भारतवर्ष 1000 साल से विदेशी विजेताओं के पाँव में लौट रहा है, क्या उसकी प्रजा की सत्यप्रियता विजेता इंग्लैंड के लोगों की सत्यप्रियता का मुकाबला कर सकती है। यहाँ पर लेखक कहता है कि जो भारतवर्ष हज़ार साल से जो विदेशी विजेता है, विदेशी राजा है, उनके पाँव में लौट रहा था, अर्थात उनके अधीन था, क्या उसकी प्रजा की सत्यप्रियता विजेता इंग्लैंड के लोगों की सत्यप्रियता का मुकाबला कर सकती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है लेखक कि क्या जो देश
सदियों से गुलाम है, क्या उसके लोगों की सत्यप्रियता किसी आज़ाद देश के लोगों की सत्यप्रियता का सामना कर सकती है, मुकाबला कर सकती है? अर्थात नहीं। यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता और यहाँ के लोग ही यहाँ के राजा होते, तब यदि अपने देश के लोगों को यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती। यहाँ पर लेखक बताता है कि यदि यह देश भी, यदि भारत देश भी आपके विलायत, आपके इंग्लैंड की तरह स्वाधीन होता, स्वतंत्र होता, तो यहाँ के लोग ही यहाँ के राजा होते, तब उस समय पर यदि आप अपने देश को और अधिक अच्छा साबित कर सकते, सच्चा साबित कर सकते, तो आपकी कोई बात अच्छी हो सकती थी, आपकी ऐसा करने में बहादुरी मानी जा सकती थी। परंतु आपने एक गरीब देश की, गुलाम देश के लोगों की तुलना आपने एक आज़ाद देश के लोगों के साथ की है, जो कि अच्छा नहीं है। स्मरण करिए उन दिनों कि जब अंग्रेज़ों के देश पर विदेशियों का अधिकार था, कि आप उस समय को याद कीजिए जब आपका देश भी किसी का गुलाम था, या आपके देश के ऊपर भी दूसरे विदेशियों का राज्य था। उस समय आपके स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी, उसका विचार तो कीजिए। तो आप विचार करके देखिए कि उस समय पर जब आपका देश गुलाम था, उस समय पर आपके देश के लोगों का व्यवहार कैसा था, उनकी नैतिक दशा कैसी थी, ये सोचकर तो देखिए। यह वह देश है कि 1000 साल पराए पाँव के नीचे रहकर भी एकदम सत्यता से च्युत नहीं हुआ। आगे लेखक अपने देश के बारे में बताता है, भारत देश के बारे में बताता है कि यह देश वह भारत देश है जो हज़ारों हजार साल तक दूसरे के पाँव के नीचे रहा और फिर भी वो सत्यता से च्युत नहीं हुआ, अर्थात सत्यता से दूर नहीं हुआ। च्युत मतलब उससे दूर, उससे अलगाव नहीं हुआ। उन्होंने सत्यता का दामन कभी भी नहीं छोड़ा। यदि आपका यूरोप या इंग्लैंड 10 साल भी पराधीन हो जाते तो आपको मालूम पड़े कि श्रीमान के स्वदेशी कैसे सत्यवादी और नीतिपरायण हैं। आगे लेखक कहता है कि यदि आपका देश, यूरोप या इंग्लैंड जो भी है, आपका देश 10 साल भी किसी दूसरे के अधीन हो जाए तो आपको पता लगे, आपको मालूम हो कि आपके जो लोग हैं, आपके जो देशवासी हैं, वो किस प्रकार से सत्यवादी रह सकते हैं, वो किस प्रकार से देश के प्रति नीतिपरायण, नीतिबद्ध हो सकते हैं। जो देश कर्मवादी है वह क्या कभी असत्यवादी हो सकता है? आगे लेखक कहता है कि जो देश कर्म के ऊपर विश्वास रखता है, संघर्ष के ऊपर विश्वास रखता है, क्या वो कभी असत्यवादी हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। आपके स्वदेशी यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसी रुचि हो वैसा पदार्थ भोग सकते हैं। आगे लेखक कहता है कि आपके जो स्वदेशी हैं, आपके जो लोग हैं, वो यहाँ पर भारत में बड़े बड़े महलों में, इमारतों में रहते हैं और जैसी रुचि हो, जैसा उनका मन करता है, वैसा ही पदार्थों को, वैसे ही वो लोगों को भोगते हैं, वैसे ही पदार्थों का वो उपयोग करते हैं। भारत आपके लिए योग्य भूमि है और भारत की जो भूमि है आपके लिए बहुत अच्छी है, किंतु इस देश के लाखों आदमी इसी देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। यहाँ पर लेखक कहता है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हें तो बड़ी बड़ी इमारतें नसीब हैं, वो जैसा उनके लिए रुचि होती है, जैसा उन्हें पसंद आता है, उन्हीं चीज़ों को वो भोग करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन भारत देश के लाखों हज़ारों आदमी जो कि इसी देश में पैदा हुए हैं, लेकिन आवारा कुत्तों, पालतू कुत्तों की भांति वो दर दर यहाँ पर भटक रहे हैं, मर रहे हैं। उनको 2 हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भर खाने को नहीं, मैले चिथड़े पहनकर उम्रें बिता देते हैं और एक दिन कहीं पड़कर चुपचाप प्राण दे देते हैं। और जो लोग यहाँ की पैदाइश हैं, यहाँ की भूमि में जो जन्मे हैं, वो आवारा कुत्तों की भांति यहाँ पर भटक भटक कर मर जाते हैं। उनके पास 2 हाथ अर्थात 6 गज की ज़मीन भी नहीं है, 6 फीट की ज़मीन भी नहीं है, जिनको पेट भरकर यहाँ पर खाने को भी नहीं मिल रहा, जो मैले फटे पुराने कपड़े पहन करके अपनी ज़िंदगी, अपनी उम्रें, अपनी आयु बिता देते हैं और एक दिन कहीं कहीं किसी न किसी कोने में पड़कर वो चुपचाप मौन रूप से प्राण अपने त्याग देते हैं। लेखक ने यहाँ पर बताया कि जो बाहर से आए हुए हैं उनको तो सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन जो यहाँ की पैदाइश है, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो बासिंदे हैं, उनको यहाँ पर भरपेट भोजन नहीं मिलता, रहने के लिए मकान नहीं मिलता। कितनी पीड़ा में, दुख में उन्हें ज़िंदगी बितानी पड़ती है। हाल कि इस सर्दी में कितने ही के प्राण जहाँ तहाँ निकल गए और अब की बार जितनी सर्दी पड़ी है, कड़ाके की सर्दी पड़ी है, ठंड पड़ी है, उसके कारण लोगों के प्राण यहाँ तहाँ अर्थात इधर उधर पड़े हुए भी, वो सड़कों पर पड़े हुए उनके प्राण भी निकल गए। इस प्रकार कलेश पाकर मरने पर भी कभी वह लोग यह कहते हैं
कि पापी राजा है, इससे हमारी यह दुर्गति हुई है। लेकिन फिर भी वो इन अभावों को झेलते हैं और इतनी सर्दी में भी उनके प्राण ही सड़कों पर पड़े हुए निकल जाते हैं। फिर भी इस प्रकार कलेश पाकर, इस प्रकार वो दुखों को सहते हुए भी वो कभी यह नहीं कहते कि राजा पापी है, इन्होंने हमारी ऐसी दुर्गति की है। माय लॉर्ड, वह कर्मवादी है, यही समझते हैं कि किसी का कुछ दोष नहीं। वो अपनी जो भारतवासी हैं अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, अर्थात वो संघर्ष के ऊपर विश्वास रखते हैं। उनकी जो दशा है, जो दुर्दशा है, जो भी वो झेल रहे हैं, वो ऐसा नहीं समझते कि इसके अंदर किसी और का हाथ है या कोई और लोग कारण हैं इन बातों के। वो तो यही समझते हैं कि किसी का दोष नहीं है, हम सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। सभी भारतवासी यही सोचते हैं कि उनके दुखों का, पीड़ों का, कष्टों का जो कारण है वो कोई और व्यक्ति न होकर के बल्कि खुद हैं। खुद के द्वारा पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का ही हमें फल मिलता है। हाय हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कहते हैं। और ऐसी प्रजा को जो कर्म के ऊपर विश्वास रखती है, अपने दुखों का, कष्ट का वास्तव में कारण आप हो, आप उन्हें मदद नहीं करते, आप उनकी सहायता नहीं करते क्योंकि आप राजा हो, लेकिन फिर भी वो आपको दोष नहीं देते। ऐसी प्रजा को जो कर्म के ऊपर विश्वास रखती है, आप ऐसी प्रजा को झूठा कहते हैं, मक्कार कहते हैं, घमंडी विद्वान कहते हैं। बड़े ही शर्म की बात है। आगे लेखक क्या कहते हैं, कभी इस देश में आकर आपने गरीबों की ओर ध्यान न दिया, कभी यहाँ की दीन भूखी प्रजा की दशा का विचार नहीं किया। लेखक आगे क्या कहते हैं कि आपने इस देश में दो बार आप शासक बने हो, फिर भी आपने जो गरीब हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं गया। और आपने कभी भी दीन, किसी गरीब, भूख से मर रही प्रजा की अवस्था का, उसकी दशा का, उसका हाल आपने कभी भी नहीं जाना। कभी 10 मीठे शब्द सुनाकर यहाँ के लोगों को उत्साहित नहीं किया, और आपने कभी भी यहाँ के लोगों के साथ प्यार से बात नहीं की। फिर भी विचारिए तो गालियाँ यहाँ के लोगों को आपने किस कृपा के बदले में दे दी। फिर भी आपने यहाँ के लोगों का कोई ध्यान नहीं दिया, फिर भी आपने यहाँ के लोगों को गालियाँ किस कारण से दी, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, या आपने उनको ऐसा क्या दे दिया जिस पे आपने उनके ऊपर कृपा की हो, और उस कृपा के बदले में आपने उन्हें झूठा, मक्कार, धूर्त, ढीठ आदि कह करके उनको गालियों से संबोधित किया। ऐसा क्यों किया? पराधीनता की सबके जी में बड़ी भारी चोट होती है। और लेखक कहते हैं कि जो पराधीनता है, जो गुलामी है, जो दूसरों के पैरों के तले ज़िंदगी बिताना है, वो सबके जी में बड़ी भारी चोट होती है। वो सभी के हृदय में उसकी बहुत बड़ी गलानी होती है। सभी को इसका बहुत ही आश्चर्य होता है, सोच होता है कि हम पराधीन क्यों हैं। पर महारानी विक्टोरिया के सदैव बर्ताव ने यहाँ के लोगों के जी से वह दुख भुला दिया था। लेकिन जब महारानी विक्टोरिया यहाँ आई थी, जब उनका शासन था, तो उस समय पर उनके सदैव दयापूर्वक बर्ताव ने, उनके व्यवहार ने यहाँ के लोगों के जी से, यहाँ के लोगों के हृदय से उस गुलामी के, उस पराधीनता के भाव को, उस दुख को, उस पीड़ा को उन्होंने भुला दिया था। इस देश के लोग सदा उनको माता तुल्य समझते रहे, और इस देश के लोग उनके सदैव दयापूर्वक बर्ताव को यहाँ के कारण उनको माता के समान हमेशा ही समझते रहे। अब उनके पुत्र महाराज एडवर्ड पर भी इस देश के लोगों की वैसी ही भक्ति है, और उनके पुत्र जो है महाराज एडवर्ड, उनके लिए भी भारतवासियों के दिलों में वैसी ही जगह है, वैसी ही भक्ति है, वैसे ही उनको अच्छा समझते हैं। किंतु आप उन्हीं सम्राट एडवर्ड के प्रतिनिधि होकर उस देश की प्रजा के अत्यंत अप्रिय बने हैं। लेकिन यहाँ लेखक आगे बताते हैं कि आप उसी एडवर्ड के, उसी महारानी विक्टोरिया के पुत्र महाराज एडवर्ड के प्रतिनिधि हैं, उसके ही प्रतिरूप होकर के इस देश की प्रजा के बीच में आए हैं, शासक बनकर आए हैं। लेकिन आप उतने प्रिय नहीं हैं, आप प्रजा के बीच में अत्यंत बहुत अधिक अप्रिय हैं, अर्थात लोग आपको, भारत की जनता आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यह इस देश के बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। माय लॉर्ड, हे प्रभु, यह बात जो राजा है, जो वास्तव में शासक है, उसके लिए लोगों के बीच में, लोगों के हृदय में बहुत दया भाव है, बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, परंतु उन्हीं के प्रतिनिधि के प्रति प्रजा बहुत ही अलग से विचार रखती है, क्योंकि आपने ऐसे कार्य नहीं किए, आपने उनकी, उस जनता की भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। यह बात भारतवर्ष के लिए, आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते,
और वह प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए हैं। आगे लेखक कहता है कि इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते, कि आप इस देश की प्रजा को पसंद नहीं करते, आप इस देश के प्रजा के लिए कुछ भी भला नहीं चाहते, और वह प्रजा भी इसी कारण से आपको नहीं चाहती, आपको पसंद नहीं करती। फिर भी दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, फिर भी आप इस देश के शासक बने हुए, राजा बने हुए हैं, और एक एक बार नहीं, आप दो दो बार इस देश के राजा बने हुए हैं। यही विचार कर इस अध बूढ़े बंगड़ ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है। और यही बात सोच करके कि कोई भी किसी को पसंद नहीं करता, फिर भी आप शासक बने हुए हैं और वो आपके पैरों के तले दबे हुए हैं। इसी विचार में, इसी उधेड़ बुन में, इस अध बूढ़े बंगड़ अर्थात नशेड़ी, भांग का नशा करने वाले ब्राह्मण का जो नशा है आपके विचारों को सुनकर तार तार हो जाता है, टूट जाता है, किरकिरा हो जाता है। इस प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। और व्याख्या के पश्चात आपके पास प्रश्न आते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी का साहित्यिक परिचय, आशा का अंत निबंध का सार, बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला पर प्रकाश डालिए, आशा का अंत निबंध की भाषा और शैली पर प्रकाश डालिए, हिंदी निबंध के विकास में गुप्त जी का स्थान निर्धारित कीजिए। ये हम प्रश्न अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपने आज इसकी व्याख्या अच्छे से पढ़नी है। हम अगली कक्षा में इसके प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।